हेलो नमस्कार दोस्तों, प्रियंका टीच हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में विसर्ग संधि के अगले नियम को पढ़ेंगे। इसके पहले वाली जो हमारी वीडियो हुई थी उसमें हम विसर्ग संधि के 6 नियम को पढ़ चुके थे। आज हम 7वें नियम से देखेंगे। आज हमारी विसर्ग संधि पूरा समाप्त हो जाएगा। संधि टॉपिक ही हमारा पूरा समाप्त हो जाएगा। हमारा जो हिंदी व्याकरण में टॉपिक चल रहा था वो संधि टॉपिक था। संधि में हम स्वर संधि पढ़े, व्यंजन संधि पढ़े और आज हमारी विसर्ग संधि पर आखिरी क्लास है। ये अब हमारा संधि टॉपिक पूरी तरह से समाप्त हो गया है। दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग थोड़े थोड़े करके बहुत ही अच्छी तरह से पढ़े हैं। ये मान के चलिए, अगर आप नोट्स बनाए होंगे तो ये आपका एक बहुत ही अच्छा खासा नोट्स तैयार हो गया होगा। एक बार आप उसे रिवाइज करेंगे, 2 बार रिवाइज करेंगे, तब आपको और अधिक समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, हमारे साथ आप लोग अंत तक जरूर बनिए और पूरी मन से एकाग्रचित होकर इस वीडियो को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं, हम पहले नियम नंबर 7 को देख लेते हैं। तो नियम नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है? यदि विसर्ग के पहले ई उ, वो भी कौन सा ई उ, ह्रस्व ई और ह्रस्व उ हो और विसर्ग के बाद रा आया हो तो ह्रस्व ई और ह्रस्व उ के स्थान पर दीर्घ ई और दीर्घ उ हो जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है। अर्थात हमारा यहाँ पर तो पहले क्या है? विसर्ग है। अब विसर्ग के पहले हमारा क्या है? ह्रस्व ई है या फिर ह्रस्व उ है। फिर विसर्ग के बाद हमारा यदि रा आता है तो क्या होता है यहाँ पर परिवर्तन? विसर्ग का तो लोप हो जाता है, इसका तो हमारा विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। अब बचा हमारा ई और उ। अब ई और उ के स्थान पर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, यानी कि दीर्घ उ हो जाएगा और दीर्घ ई हो जाएगा। यही परिवर्तन इसमें होगा। यानी पहले हमारा प्लस जाना, मान लीजिए है यहाँ पर प्लस के इधर हमारा विसर्ग है। विसर्ग के पहले क्या है? उ और ई रहेगा। तो उ और ई क्या बदलेगा? बदल जाएगा दीर्घ उ और ई में। और जो ये उसके विसर्ग के बाद जो रा होता है, रा आएगा तो क्या हो जाएगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो हम उदाहरण को देख लेते हैं। उदाहरण को देखने के बाद आपको और अधिक समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ई उ प्लस विसर्ग दिया है प्लस फिर रा दिया गया, अर्थात विसर्ग के पहले हमारा क्या दिखाई दे रहा है? ई दिखाई दे रहा है, उ दिखाई दे रहा है और विसर्ग के बाद क्या दिखाई दे रहा है? रा। तो विसर्ग का तब ई और उ का परिवर्तन किस में हो जाएगा? ई का हो जाएगा दीर्घ ई में और उ का हो जाएगा दीर्घ उ में हो जाएगा। यहाँ पर गलत है, यहाँ पर छोटा उ मतलब ह्रस्व उ होना चाहिए था। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया गया, नी धन रस बराबर नीरस। अब यहाँ पर जो हमारा विसर्ग है, विसर्ग के पहले हमें क्या दिख रहा है? ई दिख रहा है। क्या हमें विसर्ग के पहले चाहिए? ई चाहिए। तो विसर्ग के पहले ई दिखे तब हम क्या करते हैं? तो विसर्ग जो हमारा ई होता है उसे तो हम सबसे पहले बड़ी ई में बदल देंगे। तो नी को हम बड़ी इस तरह से लिख दिए, फिर क्या हुआ? रस हुआ। अब रस जैसे यहाँ पर रा आया पीछे विसर्ग के, तो विसर्ग को हम खत्म कर देंगे। तो विसर्ग को समाप्त कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा नीरस हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको यह नियम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी तरह और भी उदाहरण है, जैसे नी धन रोग बराबर निरोगी से वर्तनी की दृष्टि से भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। निरोग प्रायः हम जल्दबाजी में इस तरह लिख देते हैं, जबकि यह हमारा गलत है। निरोग में हमेशा नाप्य जो होता है वह बड़ी की मात्रा होती है। इस तरह से हम लिखते हैं निरोग, यही हमारा सही है, जबकि ये गलत है। तो इस तरह से सही है, इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर नी है, यहाँ पर रोग है। अब यह विसर्ग है, विसर्ग के पहले अगर हमारा ई आता है तो क्या बदल जाता है? दीर्घ ई में बदल जाता है। और जो रा है, रा के आते ही हमारा जो विसर्ग होता है वो खत्म हो जाता है, यानी उसका लोप हो जाता है, समाप्त हो जाता है। वो तो क्या बन जाएगा? हमारा नीरोग बन जाएगा। उसी तरह से नी और र बराबर नीरव, दीर्घ को ह्रस्व को दीर्घ कर देंगे। नी धनराज बराबर नीरज, दू धनराज बराबर दूराज। अब यहाँ पर दू कैसे? दू हमारा जो है ऊ है, यानी कि हमारा नियम क्या था कि विसर्ग के पहले या तो ई आए या तो ऊ आए। तो विसर्ग का क्या हो जाता है? जो हमारा ऊ है उसका बड़ा यानी दीर्घ ऊ हो जाएगा। और जो रा आएगा तो रा आते ही विसर्ग क्या हो जाएगा? वह लोप हो जाएगा, यानी कि दू रात विसर्ग हटा दिए और ऊ की मात्रा को हम बड़ा ऊ लगा दिए। उसी प्रकार से चक्षु रोग बराबर चक्षु रोग, दू धन रम्य बराबर दू रम्य, क्योंकि इसको हम बड़ा किए और यहाँ पर आने पर हम इसको हटा दिए बस, और सीधे सीधे सब शब्द वही हैं। अब हम अगला नियम की तरफ चलते हैं। अगला नियम हमारा है, यदि विसर्ग यानी इधर हमारा विसर्ग है, विसर्ग के पहले वाले वर्ण में आ स्वर का बोध हो
यानी इस यहाँ पर जो भी कोई वर्ण लिखा हो, वहाँ पर यदि हमें ह्रस्व आ का बोध होता है वो तो विसर्ग के बाद आ को छोड़कर, यानी अगर हमारा विसर्ग के बाद भी आ आता है, विसर्ग के बाद आ को छोड़कर अन्य स्वर आए। अब विसर्ग के बाद जो है हमारा या इस आ को छोड़कर यानी ह्रस्व आ को छोड़कर अन्य स्वर आ सकते हैं, जैसे दीर्घ आ सकता है, ई उ री ए कोई भी आ सकता है, बशर्ते हमारा ह्रस्व आ ना आए। किसके? विसर्ग के बाद, विसर्ग के पहले आ सकता है। छोड़कर अन्य स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी विसर्ग का लोप हो जाएगा। यहाँ पर अन्य स्वर आता है, जैसे यहाँ पर दीर्घ आ गया, दीर्घ ई आ गया, ई आ गया, ऊ आ गया, दीर्घ ऊ आ गया। इस तरह से अगर आता है तो क्या होता है, इसका हमारा विसर्ग का लोप हो जाएगा तथा अन्य कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर उसके बाद कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जैसे कि तैसा हमारा शब्द जो रहेगा वो से ही उतर जाएगा, क्योंकि सिर्फ हमें विसर्ग का लोप करना है। किसके बाद? यदि विसर्ग के पहले आ दिखाई दे या फिर विसर्ग के बाद आ के अलावा कोई अन्य स्वर होता है तो विसर्ग हट जाता है, यानी विसर्ग का हमारा लोप हो जाता है। जैसे कि पया, धन, आदि। अब पया, धन, आदि आ यहाँ पर क्या है? दीर्घ है, जबकि हमारा नियम क्या था? ह्रस्व आ नहीं आना चाहिए, बाकी सभी स्वर आ सकते हैं। तो यहाँ पर दीर्घ आ आया है, ए उ। यहाँ पर ह्रस्व आ कहीं पर नहीं दिख रहा है, तो बस सीधे सीधे हम क्या करेंगे? विसर्ग को हटाकर यही दोनों जोड़कर लिख देंगे। तो पय, धन, आदि क्या हो गया? पय आदि। अत धन योग क्या हो गया? अत योग। तत धन योग क्या हो गया? तत योग। क्योंकि यहाँ पर बस हमें विसर्ग को हटाना है। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे कि ह्रस्व आ नहीं है, ह्रस्व आ के सिवाय अन्य स्वर आए हैं, तो हम विसर्ग को तुरंत हटा देंगे। और विसर्ग के पहले भी तो हमारा आ है। कोई भी व्यंजन दोस्तों आप सब जानते हैं कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता के नहीं लिखा जाता है। तो ता, या, पा, ना में पहले से ही हमारा ह्रस्व आ विद्यमान है, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो इसी तरह से हमारा तपा, धन, उत्तम, तप, उत्तम, मना, धन, उच्छेद, मना, उच्छेद। बस क्या किया, इसमें विसर्ग को हटा दिया गया और कोई परिवर्तन नहीं किया गया कि शब्दों को आ, ई, उ कुछ बनाना है, ये सब कुछ भी नहीं। बस विसर्ग को हटाकर जैसे को तैसे शब्दों को हमें लिख देना है। अब हमारा नियम नंबर 9 क्या है? यदि विसर्ग के पहले आ और आ को छोड़कर, यानी हमारा विसर्ग है, विसर्ग के पहले दोनों आ को छोड़कर विसर्ग के बाद कोई स्वर, अब विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आ सकता है, चाहे वह आ आए, ई आए, उ, री, ए आए, कोई भी स्वर आ सकता है। या फिर सघोष वर्ण। सघोष वर्ण क्या है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा होता है, चौथा, पांचवा। अब प्रत्येक वर्ग क्या है? जैसे हमारा का वर्ग हुआ, चा वर्ग हुआ, टा वर्ग हुआ, ता वर्ग हुआ और हमारा क्या? पा वर्ग हुआ। अब का वर्ग में क्या आता है? का, खा, गा, घा, अंगा। इसका 5 वर्ण, इसका 5 वर्ण, इसका 5 वर्ण, इसका भी और पा का भी। अब का जो हमारा तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या होगा? गा होगा, खा होगा, अंगा होगा। यही हमारा साघोष वर्ण है। साघोष वर्ण में प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण होता है, चौथा, पांचवा। अब वर्ग आप लोग समझ गए हैं। अब यहाँ पर या, रा, ला, वा, हा, यानी जो हमारे ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, या तो फिर ये आए या फिर हा आए, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? हमारा रा हो जाता है। कौन सी स्थिति में? यहाँ पर हमारा पहले तो विसर्ग रहेगा, विसर्ग के पहले क्या है? दोनों आ को आप छोड़कर कोई अन्य स्वर आता है, या फिर दूसरे विसर्ग के बाद स्वर आ सकता है, कोई भी स्वर आ सकता है, या फिर साघोष वर्ण आ सकता है, या फिर या, वा, रा और ला और हा, इन चारों में से कोई भी वर्ण अगर आता है तो हम विसर्ग को किस में बदल देते हैं? राम में बदल देते हैं, वो भी आधे राम में। जैसे कि हमारा यहाँ पर क्या है? आशीर धनवाद बराबर आशीर्वाद। अब यहाँ पर जो हमारा क्या है? विसर्ग है, विसर्ग के पहले हमारा क्या शब्द था? आ और आ को छोड़कर। अब यहाँ पर जो हमारा सा में बड़ी की मात्रा है, तो यह आ और आ के अतिरिक्त आया है, इसके समान, इसके जैसा नहीं है। तो इसके जस्ट बाद ही अभी आप सब कहेंगे यहाँ पर तो आए, यहाँ पर हमें नहीं लेना है, विसर्ग के जो जस्ट पहले ही। अब विसर्ग के तुरंत पहले क्या है? हमारा तालब विषा है। तालब विषा में क्या है? ई की मात्रा है, तो ई हमारा अलग स्वर है, आ और आ को छोड़कर। अब पीछे हमारा क्या है? वाद। अब वह जो हमारा आया है, यहाँ से हम विसर्ग ले रहे हैं और यहाँ से हम क्या ले रहे हैं? वा ले रहे हैं। अब वह कहाँ से आया है? या, वा, रा, ला, हा से कोई भी वर्ण अगर आता है तो हमारा जो विसर्ग हो जाता है, इसको क्या हम कर देंगे? इस रा में परिवर्तित कर देंगे। तो क्या हमारा हो जाएगा? इधर हमारा क्या है? आशी है, विसर्ग को हटा देंगे। अब जो हमारा विसर्ग है उसको हम
उसके सिर पर चढ़ा देंगे, जो उसके बाद वाला वर्ड होता है। तो क्या हमारा हो जाएगा आशीर्वाद। इसी तरह से दो धन जन बराबर दुर्जन, दो धन उपयोग बराबर दुरुपयोग, दो धन आशा बराबर दुराशा, दो धन गंध बराबर दुर्गंध। अब जैसे हमारा यहाँ पर उ आया है, उ आया, आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर है। यहाँ पर गा आया है। अब गा कैसे आया है? प्रत्येक वर्ग का हमारा तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण साघोष वर्ण यही कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारा साघोष वर्ण आ गया है। तो यहाँ पर जो हमारा विसर्ग हो जाएगा वह कहाँ पर किस में बदल जाएगा? रा में बदल जाएगा। उसी तरह से दो प्लस नीति बराबर दुर्नीति, दो प्लस आत्मा बराबर दुरात्मा, और दो प्लस बल बराबर दुर्बल। ये दोनों परीक्षाओं में, और ये दोनों, ये ज़्यादा जो काले कलर से लिखा गया है परीक्षाओं में, इनसे अधिक बार पूछे गए हैं। तो इनको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आशीर्वाद को वर्तनी की दृष्टि से भी आप लोग देखेंगे कि आशीर्वाद जो ये हमारा रेफ वाला रा होता है, प्रायः कई लोग यहाँ सा के ऊपर लगा देते हैं, जबकि ये गलत होता है। आशीर्वाद में जो हमारा रेफ वाला रा होता है उसको हम हमेशा वा के ऊपर लगाते हैं। तो इस तरह से आप वर्तनी की दृष्टि से भी इसे देख सकते हैं। अगले नियम की तरफ हम चलते हैं। हमारा अगला नियम है नियम नंबर 10। अब नियम नंबर 10 क्या कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले आ ई उ स्वर आए तो, यानी कि हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग के पहले क्या आता है? आ आए, ई आए और उ आए। इतना तो सही है। फिर विसर्ग के बाद अब यहाँ पर हम प्लस लगाते हैं। जैसे आप बाद शब्द बोले यहाँ पर प्लस लगा दीजिए। प्लस के बाद यानी अब इसके बाद क्या है? सा, यानी कि हमारा तीनों सा है। तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा, ये तीनों सा आए तो विसर्ग का ज्यों का त्यों रहता है। यानी जो हमारा ये विसर्ग रहता है इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। वो हमारा जैसे का तैसे ही रहेगा। या फिर सा का द्वित हो जाएगा, यानी जो हमारा तालव्य सा है, मूर्धन्य सा है या फिर दंत सा है, उनका मतलब दो बार, जैसे एक सा इस तरह से, एक सा इस तरह से हम द्वित हो जाएगा, यानी दो बार आ जाएगा। इस तरह से हम लिख देंगे। अब हम उदाहरण देख लेते हैं इसका, तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर विसर्ग दिया है, तो विसर्ग के पहले आई उ आए, और विसर्ग के बाद यानी यहाँ पर प्लस है बीच में, उसके बाद हमारा तीनों सा आता है। तो विसर्ग का यानी कि या फिर सा या द्वित हो जाता है। विसर्ग का मतलब जैसे का तैसे विसर्ग रहेगा, या फिर तीनों सा का हमारा द्वित आ जाएगा, यानी वो सा दो बार दिखाई हमें देगा। जैसे कि अंतः शक्ति। अब यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग के पहले हमारा आ आना चाहिए, ई आना चाहिए, उ आना चाहिए। तो आ हमारा आया है। अब इसके बाद क्या है? शक्ति। अब यहाँ पर तालव्य सा है, यहाँ पर भी तालव्य सा है। तो क्या हो जाएगा? बस इसी को हम सीधे सीधे उतार लेंगे, अतः शक्ति, या फिर क्या कर देंगे? अंतर शक्ति कर देंगे, इस तरह से। अब अगला हमारा है नमः, नमः और शिवाय। अब विसर्ग हमारा है, माँ में हमारा आ छिपा हुआ है। अब यहाँ पर विसर्ग है, यहाँ पर क्या कर देंगे? हमारा तालव्य सा है। अब जैसे ही तालव्य सा आता है, या तो यतित्व हो जाता है, या तो विसर्ग का जैसे का तैसे रहता है। ये आप इसको नमः शिवाय इस तरह से भी हो सकता है, और नमः शिवाय यानी देखिए यहाँ पर दो बार सा आया है, उसी को हम कहते हैं द्वित्व हो गया। तो ये इसे हम इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से। उसी तरह से दो प्लस शासन बराबर दुशासन, दो प्लस शील बराबर दुशील या दुशील, पुनः स्मरण बराबर पुनः स्मरण या फिर पुनः स्मरण। क्योंकि यहाँ पर हमारा विसर्ग है, विसर्ग के पहले हमारा उ आया है, अब फिर इसके बाद हमारा सा आया है, वो भी दंत सा। तो उसको हम किस में बदल देंगे? या तो द्वित्व में होगा, या तो फिर विसर्ग का जैसे का तैसे रहेगा। उसी तरह से निःशुल्क, निःशुल्क या फिर निःशुल्क, इस तरह से। अब नियम नंबर 11 हमारा क्या है कि यदि विसर्ग के पहले, अभी हमारा विसर्ग है, विसर्ग के पहले और बाद में आ स्वर, यानी इसके पहले भी आ स्वर आता है और इसके बाद में भी आ स्वर आता है। तो पहला आ और विसर्ग मिलकर, यानी ये पहला आ, विसर्ग के प्लस के पहले वाला जो आ है, ये और ये दोनों विसर्ग मिलकर आ का ओ हो जाता है। इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। पहले वाला ध्यान रखेंगे आप, पहले वाला आ मिलेगा, और जो दूसरा वाला आ हमारा आएगा उसका क्या हो जाएगा? उसका लोप हो जाएगा, और लोप होने के बाद वहाँ पर ये जो यश की तरह होता है, जिसे कि हम अवग्रह चिन्ह या लोकताकार चिन्ह भी कहते हैं, ये हम बीच में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर विसर्ग दिया गया है, विसर्ग के पहले हमारा आ है, विसर्ग के बाद भी हमारा आ है, तब आ और ए
विसर्ग मिलकर पहले वाला आ, यानी पहला हमारा ये आ है, ये दोनों मिलकर इसके स्थान पर हमारा ओ हो जाएगा। अब जब ओ होने के बाद जो ये बाद वाला आ है, इसका भी तो कुछ करना है, तो जो हमारा बाद वाला आ है उसको हम किस में बदल देंगे, अवग्रह चिन्ह में बदल देंगे। यानी ये जो इस यस की तरह हमारा निशान होता है, बस इस स्थान पर जहाँ पर आ है वहाँ पर ये हम लिख देंगे यस के जैसा। जैसे हमारा उदाहरण दिया गया है प्रथमा और अध्याय। अब प्रथमा अध्याय क्या है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं प्रथम और अध्याय। प्रथम अध्याय क्या है, अब प्रथम अध्याय में यहाँ पर हमारा विसर्ग, विसर्ग के पहले क्या है, आ है, यानी कि माँ जो हमारा व्यंजन उसमें आ छिपा है। अब जैसे ही विसर्ग और इधर विसर्ग है, इधर प्लस है। अब विसर्ग हमारा है, यहाँ पर हमारा आ है, विसर्ग और आ, पहले वाला आ और विसर्ग मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब फिर इधर हमारा जो ये आ है, अब आ पहले बाद वाले आ के स्थान पर हम अवग्रह चिन्ह लगा देंगे। बस इसी तरह से आप लिखिए, यहाँ पर प्रथ लिख दिए, अब माँ पे हम ओ की मात्रा लगा देंगे, इस तरह से अवग्रह चिन्ह लगा देंगे। अब हमारा क्या बचा, अध्याय बचा, बस अध्याय हम यहाँ पर उतार लेंगे, यही हमारा हो गया प्रथमो अध्याय। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। और भी उदाहरण है, जैसे मना धन अभिलाषा बराबर मनो अभिलाषा। अब यहाँ पर हम विसर्ग को क्या कर दिए, ओ कर दिए, और इस आ को हम क्या कर दिए, अवग्रह चिन्ह लगा दिए उसमें। कहा धन अभि बराबर को अपि, यशा धन अभिलाषी बराबर यशो अभिलाषी। ये चारों ही परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। इसके शब्दों को भी ध्यान में रखेंगे, इसमें कौन सी संधि है और इसका जो संधि विच्छेद है उसको भी ध्यान में रखेंगे आप सब। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और आज हमारा संधि टॉपिक पूरी समग्रता से ख़त्म हो चुका है। अगर आप नोट्स बनाए होंगे तो आप एक बार खोल कर ज़रूर देखेंगे कि आपका एक कितना अच्छा नोट्स तैयार हो गया है। आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइए। मैं हर वीडियो में आपसे यही कहती हूँ, नोट्स बहुत ही ज़रूरी होता है। और हमारे इस चैनल पर आप लोग विश्वास बनाकर जुड़िए दोस्तों। यह सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो, चाहे वह टीजीटी पीजीटी हो, एलटी हो, जीआईसी हो, यूजीसी नेट हो, सीटेट हो या फिर सुपर टेट हो। जहाँ पर भी आपसे व्याकरण से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, तो हमारा यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी दोस्तों। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे आप सबको यह वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।